किसानों और कृषि मंत्री के बीच मंगलवार को हुई बैठक बेनतीजा रही है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। कृषि कानूनों में हुए संशोधन का विरोध कर रहे किसानों ने मंगलवार को कृषि मंत्री से विज्ञान भवन में मुलाकात की। इस बैठक में 32 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में कोई नतीजा नहीं निकल सका, जिसके बाद चौथे दौर की वार्ता 3 दिसंबर को होगी। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। सरकार की ओर से बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल हुए, जिसके बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बैठक को सार्थक बताया। आज तीसरी बैठक में किसान यूनियन के प्रतिनिधियों और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हमने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक सार्थक चर्चा की। हम सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील और सभी विषयों पर चर्चा के माध्यम से समाधान खोजने के लिए तैयार हैं। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सभी विषयों पर ध्यान देकर उन पर आगे की चर्चा 3 दिसंबर को की जाएगी। वहीं इस बैठक के बाद भी किसान नेताओं ने कहा है कि वो अपना संघर्ष आगे भी जारी रखेंगे। मंगलवार को सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक के बाद सरकार इस बैठक को सार्थक मान रही है, मगर किसान कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही है। किसानों ने कहा कि सरकार इस मसले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। बुजुर्ग 80-80 साल के पड़े, उनसे कोई बात नहीं। वो एक ही बात पर रह रहे हैं कि आप छोटी कमेटी बनाओ, हम भी कमेटी बनाएंगे, इसमें एक्सपर्ट आएंगे, बुद्धिजीवी आएंगे, उनमें मीटिंगें होगी, आप भी अपना पक्ष रखोगे। तो ऐसी बातें करके तो वो ठंडे बस्ते में डालने चाहती है। साथ ही किसानों का कहना है कि सरकार उनके आंदोलन को विफल करने के लिए षड्यंत्र रच सकती है। इन लोगों से उम्मीद तो लगती नहीं है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये लोग किसी न किसी अपने शरारती अंसर से वहाँ पर कोई ना कोई शरारत करवाएंगे। हमारे संघर्ष को, हमारे आंदोलन को ये फेल करने के लिए कुछ शरारत कर सकते। किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता 3 दिसंबर को होगी। चौथी वार्ता में ये लगभग साफ हो जाएगा कि आंदोलन कितना असरदार रहा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में यूपी के किसान मंगलवार को नोएडा मयूर विहार बॉर्डर पहुंच गए। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। नए कृषि कानून के विरोध में हरियाणा, पंजाब के किसानों के समर्थन में यूपी के गौतम बुद्ध नगर और एटा के किसान मंगलवार को नोएडा पहुंच गए। किसान नोएडा के रास्ते दिल्ली कूच करने जा रहे थे, मगर इस रास्ते पर हुई बैरिकेडिंग के कारण किसान नोएडा मयूर विहार बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए। पुलिस का कहना है कि किसानों की दिल्ली में दाखिल होने के चलते दिल्ली पुलिस ने इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। दिल्ली बॉर्डर पे चिल्ला एक बॉर्डर पड़ता है, सेक्टर 14 के पास है। इसमें जो भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट है, ये लोग जाना चाह रहे थे जंतर मंतर और संसद भवन के आसपास, तो इन लोगों को दिल्ली पुलिस द्वारा बैरियर लाकर पूरा रोक दिया गया। वहीं दिल्ली में किसान आंदोलन के 6वें दिन दिल्ली हरियाणा सीमा पर पंजाब से आए किसानों ने मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन किया और नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों की सच्चाई दिखाने पर जी न्यूज के संवाददाता के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की। जी न्यूज के कैमरे पर अपनी आवाज को ऊंचा करके ये लोग जी न्यूज के सवालों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन के बीच कई दिनों से एक ट्रैक्टर जिस पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ है, वो हर जगह देखा जा रहा था। मंगलवार को जब हमारे रिपोर्टर ब्रह्म प्रकाश दुबे इस ट्रैक्टर पर लिखे नारों के बारे में पूछताछ करने लगे, तो उस ट्रैक्टर पर बैठे किसी भी शख्स ने सीधी तरह जवाब नहीं दिया। कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड होता देख उन लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा कि ट्रैक्टर अमृतसर के तरन तारण का है, लेकिन इसके बाद कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये लोग जवाब देने के बजाय उल्टा जी न्यूज के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। यहाँ तक कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने जी न्यूज के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। जी न्यूज के कैमरे पर ये नारे तो लगा रहे थे, लेकिन खालिस्तान के समर्थन में लिखे नारों के बारे में इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। और अब देखते हैं कोरोना से जुड़ी अपडेट सिर्फ 1 मिनट में।
देश में कोरोना संक्रमण के मामले 94 लाख के पार पहुंच गए हैं और कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 31,118 नए मामले सामने आए, जबकि 482 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि 24 घंटे में 41,985 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 94,62,810 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 88,89,585 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 4,35,603 कोरोना संक्रमितों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,37,621 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 93.94% है। देश में कोरोना के मामले 95 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सभी वैक्सीन के जल्द आने की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले महीने की 28 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी देश में तैयार हो रही वैक्सीन का जायजा लेने देश के 3 अलग अलग शहरों में गए। मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोरोना ट्रांसमिशन चेन ब्रेक हो गई तो पूरे देश को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Our purpose is to break the chain of virus transmission. So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. वहीं वैक्सीन वॉलंटियर्स के दावों पर स्वास्थ्य सचिव ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जो व्यक्ति ये दावा कर रहे हैं वो अपने दावे को कोर्ट में ले गए हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये उचित नहीं होगा कि इस समय हम उस पर कुछ भी कहें। आपको बता दें कि देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर है और सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि अगले वर्ष की शुरुआत में ही वैक्सीन उपलब्ध होगी। एक तरफ जापान ने हाल ही में हीरे मोतियों से जड़ा मास्क तैयार किया था, तो अब दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा मास्क तैयार किया गया है। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क तैयार किया जा रहा है। ये फेस मास्क डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ग्रामीण महिलाओं की मदद से तैयार कर रही हैं। इस मास्क को इसकी लंबाई चौड़ाई की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जाएगा। इस मास्क को दिल्ली में तैयार होने के बाद देश के 10 अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा, जहां लोग अपनी अपनी स्थानीय कला के नमूनों वाले कपड़े इस मास्क में जोड़ेंगे। एक इंडिया के अंदर जो एक लिविंग क्राफ्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए हम 10 स्टेट्स में जा रहे हैं, चाहे वो पंजाबी फुलकारी हो, चाहे वो यूपी की चिकनकारी हो, या बिहार का मधुबनी आर्ट हो, उन सबको हम एक जगह का इंक्लूड करके इसको एक मास्क को तैयार करेंगे, जो कि सिर्फ मास्क नहीं होगा बाद में, बट वो एक रॉ मटेरियल की तरह तैयार होगा, जिसको हम वापस NULM में लाकर, दिल्ली में लाकर उसको इसके ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स बनाएंगे महिलाओं के साथ। कोरोना काल में जो चीज सबसे बड़ी जरूरत बनकर उभरी है वो है फेस मास्क। ऐसे में इस मास्क को बना रही महिलाओं ने पहले निजी इस्तेमाल के लिए फेस मास्क तैयार किए। जब उन्हें इसमें खासी सफलता मिली तो उन्होंने बेचने के लिए मास्क बनाए। इस मास्क के जरिए कोरोना से बचने का संदेश दिया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव को देखते हुए दक्षिण के राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव का पता लगाया है। बंगाल और पड़ोस की दक्षिण पूर्वी खाड़ी पर बन रहा ये दबाव बहुत तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में इस दबाव के एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार हैं। अगले 12 घंटों के दौरान बंगाल के दक्षिण खाड़ी के मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 2 से 4 दिसंबर के बीच मन्नार की खाड़ी और दक्षिण तमिलनाडु केरल के तटों पर तेज और ऊंची लहरें उठ सकती हैं। 3 से 4 दिसंबर के बीच लक्षद्वीप, मालदीव क्षेत्र और आसपास के दक्षिण पूर्व अरब सागर में समुद्र में तेज लहरें उठ सकती हैं। 4 दिसंबर को भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोलम, पठानमथिट्टा, अलापुझा, इडुक्की जिलों के लिए रेड या फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को शिवसेना में शामिल हो गई। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को शिवसेना में शामिल हो गईं। उन्होंने मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना की सदस्यता ली।
शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर शिवसेना में शामिल होने का कारण भी बताया। एक बहुत ही ज़बरदस्त कामगिरी मुझे लगता है महाआघाड़ी सरकार ने की है और उसमें बहुत बड़ा हाथ उद्धव जी का रहा है और उद्धव जी एक सीएम के तौर पर उन्होंने इतनी बढ़िया तरह से महाराष्ट्र को संभाला है, अपने साथ लेकर चले हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे वो घर का जैसे कोई बड़ा सदस्य आकर हमसे और आपसे बात करते हैं उस तरह लोगों को समझाते भी हैं। उर्मिला मातोंडकर इससे पहले कांग्रेस में शामिल हुई थी और उन्होंने पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर उत्तरी मुंबई से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी की उम्मीदवार से हार गई थी। इसके बाद उर्मिला ने कांग्रेस के भीतर होने वाली राजनीति पर भी कई बयान दिए थे। जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद के खिलाफ जांच किए जाने की मांग अब तेज हो गई। सोमवार को जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ने उनके आतंकियों से संबंध होने का शक जाहिर किया था, लेकिन अब कई राजनीतिज्ञ उनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि इन नेताओं की काली करतूतें सामने आ गई हैं। ये जम्मू कश्मीर की जनता के कातिल हैं। आज सारी दुनिया के सामने इन नेताओं की काली करतूतें सामने आई है। ऐसे तमाम साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो राष्ट्रद्रोह करेगा, जो जम्मू कश्मीर की जनता को लहूलुहान करने की कोशिश करेगा, उसको सख्ती के साथ निपटा जाएगा। हालांकि इसके बाद शहला ने ट्वीट कर अपने पिता पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। शहला ने कहा था कि उनके पिता पर जब घरेलू हिंसा की कार्रवाई करने का फैसला लिया गया तो पिता ने उसकी प्रतिक्रिया में इस तरह के आरोप लगा दिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास कार्यों के लिए फ्रांस सरकार एक बड़ी भेंट देने जा रही है। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विकास कार्यों को लेकर आए दिन जिले के आला अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक होती रहती है। मंगलवार को सिंघत मेला कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में महाकाल मंदिर के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से बात कर ये बताया कि महाकाल मंदिर विकास के लिए फ्रांस सरकार 80 करोड़ रुपए देगी। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनाइन 6 नवंबर को महाकाल दर्शन के लिए आए थे। मंदिर समिति की ओर से इमैनुअल लेनाइन को महाकाल की तस्वीर उपहार स्वरूप भेंट भी की गई थी। महाकाल के दर्शन के बाद इमैनुअल लेनाइन ने रामघाट इंदौर रोड स्थित प्राचीन शनि मंदिर का भी भ्रमण किया था और इंदौर के लिए रवाना हो गए थे। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनावों के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को 43 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से कश्मीर में 25 और जम्मू की 18 सीटें शामिल थी। दूसरे चरण में 48.62% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें जम्मू में 65.54% और कश्मीर में 33.34% वोट पड़े। कश्मीर में बांदीपुरा में 69.66% वोटिंग हुई। जम्मू के पुंछ में 75.07% लोगों ने वोट दिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दूसरे चरण का मतदान बेहद शांतिपूर्वक रहा। कश्मीर में सबसे ज्यादा पोलिंग हुआ है बांदीपुरा में 69.66%। ओवरऑल सिचुएशन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 10 कश्मीर में और 10 जम्मू में ठीक रही है। कश्मीर से कोई इंसिडेंट नहीं है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कश्मीर के लोग खुशियां मनाते दिखाई दे रहे हैं। लोग कश्मीर की सड़कों पर पटाखे जलाते और नाचते गाते देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बस और बाइक की टक्कर का लाइव वीडियो सामने आया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मंगलवार दोपहर एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ये पूरी घटना मुख्य मार्ग के एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दरअसल ये बाइक सवार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था कि इतने में सामने आ रही बस ने इन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस बाइक को कुछ दूर तक घसीटती हुई ले गई। बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और एक अधेड़ उम्र का आदमी
गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बस का ड्राइवर बस से उतरकर भाग गया। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के फतेहपुर में बारातियों से लदी एक बस जब पुलिस के ऊपर से गुजरी तो देखिए क्या हुआ। आपकी स्क्रीन पर चल रहा ये सीन यूपी के फतेहपुर के जिले की थरिया थाना क्षेत्र का है, जहां ये बस पुलिया के धंस जाने के कारण वहां लटक गई। यह हादसा तब हुआ जब बस पुलिया के बीचों बीच पहुंची थी। हम लोग उधर से आए हैं, बस का ड्राइवर देखी थी कि सही दिखा तो निकाली, जैसे निकाली तैसे पीछे का हिस्सा टूट के नीचे गिर गया और हल्की सर में लगा। कितने लोग? लगभग 6-7 लोग। दरअसल ये बस सकूलपुर से मलीपुर मुराब बारात से वापस आ रही थी। जैसे ही बस इस पुलिया को पार करने लगी कि तभी पुलिया का आधा हिस्सा अचानक टूट गया, जिससे ये बस बीच में ही फंस गई। इस घटना में करीब आधा दर्जन बारातियों को चोट भी आई, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया। बारातियों का मानना है कि पुलिस संकरी होने के कारण बस की रफ्तार धीमी थी, वरना घायलों की संख्या बढ़ सकती थी।